Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So from today we are starting biology mini mock, and in this we have total 50 MCQs. Okay, not only for the biology, we are also covering GK and reasoning and your English. ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन योर मिनी मॉक्स. ठीक है, ऐसे पर्टिकुलरली लेके आएंगे. जैसे आज बायोलॉजी का आया तो कल आपके पास जीके का आ जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे आपके पास इंग्लिश का आ जाएगा. ऐसे कर करके आपको मिनी मॉक्स प्रोवाइड करेंगे. एंड कुछ मिनी मॉक्स करने के बाद, टाइम मैनेजमेंट का कैलकुलेशन करने के बाद, आई विल प्रोवाइड यू अ टाइम टेबल. एंड आफ्टर दैट हम लोग जो पूरा 150 क्वेश्चन का मॉक होता है उस पर हम प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो आप एक बार में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना. तो दीज मॉक्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑब्वियसली नो चार्जेस आर देयर, बिकॉज सबका ध्यान रखना है. बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जिनके पास ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट ओके, तो उनके लिए ये है. ओके, सबके लिए, everyone can afford this, right? So biology mini mock, let's start with the very first question, that is mammalian teeth are. mammalian teeth कैसा होता है? acrodont, homodont, thecodont, polyphyodont. सो वन मोर थिंग गाइज, कि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन का नंबर मैंने नहीं यहाँ पे डाला है 1 2 3 4. हर 10 क्वेश्चंस के बाद मैं आपको बता दूंगी कि 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, 30 क्वेश्चन, ऐसे करके. ओके, सो इसका आंसर करिए. मैमिलियन टीथ आर. तो आपको इसके लिए वर्ड याद रखना है DHT. डी से डाइफायोडोंट्स. वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ. एक होता है परमानेंट और एक उससे पहले होता है टेम्पररी, तो उसे हम बोलते हैं डाइफायोडोंट. देन वी हैव हेट्रोडोंट, दैट मीन्स वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, राइट? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं, तो हेट्रोडोंट बोलते हैं इसीलिए. एंड थीकोडोंट, ठीक है, दैट वी हैव अ टीथ विच इज़ वी कैन से नॉट वेरी शार्प, ब्यूनोडोंट. ओके, तो ये होते हैं मैमिलियन टीथ. तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है, थीकोडोंट. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. थोड़ा फास्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द. इनर मोस्ट लेयर क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का? ऐसे लेयर्स होते हैं 1 2 3 और चौथा लेयर. ठीक है, तो सबसे अंदर आपको ल्यूमेन देखने को मिलता है. ये ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया, जो कलर्ड पार्ट हो गया. उसके बाहर का जो लेयर होता है, फर्स्ट वाला लेयर, सेकेंड, थर्ड, एंड ये हो जाएगा आपका 4th लेयर. तो फर्स्ट लेयर जो होता है that is your mucosa. ठीक है, inner most layer mucosa. option B is the right answer. Then we have submucosa. Then third one is muscularis and the outermost पूछता तो serosa will be the answer. innermost पूछा है option B, and A जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका outermost. ठीक है, सब म्यूकोसा के बाद आता है सेकेंड लेयर, एंड मस्क्यूलरिस जो होता है ये आपका 3rd लेयर होता है. नेक्स्ट, क्रिप्स ऑफ लिबरकून आर प्रेजेंट इन. क्रिप्स ऑफ लिबरकून कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस, ऑल. सो क्रिप्स ऑफ लिबरकून जो होते हैं ये एक्चुअली सिक्रीटरी होते हैं. इसका सिक्रीशन का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के लिए. तो इंटेस्टाइन में जो ऐसे विलाय प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्रिप्स ऑफ लिबरकून यहाँ पे. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट बिटवीन. स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडाई, प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स ऑन यू. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके बीच में? ईसोफेगस एंड कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक एंड ड्यूडेनम, हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम. सो यहाँ पे जो ड्यूडेनम वाले वही सही होंगे. ये तो आपको पता है कि ड्यूडेनम में जाता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. तो सी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन हटा देते हैं. नाउ पाइलोरिक स्टमक से जाता है या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से जाता है? तो आपको पता होगा ये. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से आपके ड्यूडेनम में जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव सिस्टम. इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो एक भी डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करता है? एसिने ऑफ पैनक्रियाज, लिवर, स्टमक और ड्यूडेनम. तो एसिने ऑफ पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? ऑब्वियसली लाइपेज होता है. देन वी हैव पैनक्रियाटिक अमाइलेज,
न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें आपकी एसिड ऑफ पैनक्रियास से सिक्रीट होती हैं। लिवर कुछ भी सिक्रीट नहीं करता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टमक आपका पेप्सिनोजन आपने सुना होगा, है ना, ये सिक्रीट करता है। ड्यूडेनम की बात करें तो माल्टेज, देन वी हैव पेप्टिडेज, ये सब सिक्रीट करता है। बट लिवर कुछ भी ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, ओनली बाइल, राइट। नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी गाइज, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, सो या ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, वॉल ऑफ रेक्टम, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, म्यूकोसा ऑफ इलियम. So yeah, the right answer is option C, that is submucosa of duodenum. Okay. Next question we have, which is the structural and a functional unit of the largest digestive gland? तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है, फिर आप उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बता पाओगे, ठीक है। सो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है आपका लिवर, ओके। अब आप बताइए कि लिवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? हेपेटिक लोब्यूल्स। सो ऑप्शन बी पे जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमंस इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ, किन दो डक्ट्स को ऐड करने पे या ज्वाइन करने पे कॉमन बाइल डक्ट बनता है? सो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, hepatic duct and pancreatic duct. Take your time guys, this is such an amazing question, trust me, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए खुद से। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट। देखो, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है ना, गॉल ब्लैडर, उसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ओके। एंड लिवर का जो डक्ट होता है उसे हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। देन कॉमन बाइल डक्ट और साथ में जुड़ जाएगा कौन सा? पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। सो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके बनाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। दिस इज द ऑल अबाउट डक्ट। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? सलाइवा का पीएच क्या है? 6.5, 7, 7.5 और 6। सो द राइट आंसर इज 6.5, ठीक है। कई बार आपसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच पूछते हैं, गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में, ठीक है। दैट इज गैस्ट्रिक जूस, मार्क कर लीजिए, इसे लिख लीजिए कहीं पे। देन वी हैव बाइल, बाइल का क्या होगा पीएच बाइल जूस का? दैट इज 7 to 8, ठीक है। एंड एक और होता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का क्या होगा? देन द आंसर विल बी 8.4 और वी कैन से 5, 8.5, ठीक है। ऐसा होता है पैनक्रियाटिक का। ये सारे इंपॉर्टेंट पीएच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अभी तक आपका स्कोर क्या बन रहा है ज़रूर बताइएगा। स्यूकस इंटेरिकस इज अ टर्म यूज्ड फॉर, स्यूकस इंटेरिकस किसके लिए यूज़ किया जाता है? द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलॉन, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन। सो सूकस इंटेरिकस जो है ये इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव जूस है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, या फिर आपसे इंटेस्टाइनल जूस करके भी लिखा आ सकता है। नेक्स्ट, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोलिंग सेंटर कौन सा है? मतलब यहाँ से क्या होता है, आपके कुछ चीज़ें कंट्रोल होती है जैसे कि हंगर, फिर थ्रस्ट भूख प्यास, फिर पसीना आना स्वेटिंग, नींद आना स्लीप, ये चारों की चारों चीज़ें आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो उसका सेंटर कहाँ है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और पॉन्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हाइपोथैलेमस।
थैलेमस, ठीक है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस, यहाँ से टेम्परेचर का भी रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अ बाइपोलर न्यूरॉन हैज़, बाइपोलर न्यूरॉन के पास क्या होता है, यहाँ से हम 12th क्वेश्चन पे अभी। बाइपोलर न्यूरॉन्स, 0 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन, 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन, 2 डेंड्राइट्स एंड 2 एक्सॉन्स, 1 डेंड्राइट एंड 2 एक्सॉन्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एक ही डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन होता है, उसे हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, क्या कहते हैं, बाइपोलर। यूनिपोलर तो उसमें 0 डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन होगा, तो उसे हम बोलेंगे यूनिपोलर, ठीक है। अच्छा, बाइपोलर जो लिखा है यहाँ पे न्यूरॉन, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई जो होता है ये आपका बाइपोलर न्यूरॉन होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व सेल। आपको पता है जो नर्व सेल होता है उसमें 2 टाइप्स के पोटेंशियल होते हैं, एक तो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है, दूसरा आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो -70 मेगावोल्ट होता है और एक्शन पोटेंशियल पूछा गया है देन वो +30 मेगावोल्ट होता है। तो एक्शन है, कुछ एनर्जेटिक है, तो इसीलिए प्लस ऐसे याद रखिएगा, और रेस्टिंग है, आराम कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव, दैट इज -70 मेगावोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कौन कंट्रोल करता है। अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, स्वेट, स्लीप, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वैसे ही सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, दैट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन कंट्रोल करता है, ये लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सर्कुलेशन कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर बीपी कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्सिस जो होता है ईसोफेगस में, पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल करता है, एंड कफिंग, कफिंग को भी कंट्रोल करता है कौन, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल इज, सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का जो सेंटर है वो कहाँ है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ऑडिटरी लोब्यूल्स, लोब्स और ऑलफैक्टरी लोब्स। तो ऑलफैक्टरी वर्ड जो है ये आपके स्मेल से ही रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑडिटरी यूज़ किया जाता है हियरिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, ठीक है, ऑडिटरी। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स ऑफ मेमेलियन ब्रेन कंट्रोलिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सॉरी गाइज, या पार्ट ऑफ मेमेलियन ब्रेन, ये पार्ट कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो मस्कुलर का, जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करता है, वी कैन से कंट्रोल करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस। सो जो भी रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग फॉर द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, दैट इज सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम जितने भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होते हैं उसे कंट्रोल करता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, कौन, सेरेबेलम, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सुनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटरी लोब्स, सेरेब्रम, पॉन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसका राइट आंसर होगा सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए। अब हमें सारे फंक्शंस पता चल गए हैं। सो हमने सबसे पहले देखा था हाइपोथैलेमस, एक बार रिपीट कर लेते हैं, या सबसे पहले हमने देखा था हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर, स्वेट एंड स्लीप, इनको कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वी हैव हाइपोथैलेमस के बाद मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, MO से, ठीक है, ये क्या क्या कंट्रोल करता है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, देन वी हैव पेरिस्टाल्सिस एंड कफिंग, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इसे हैंडल करता है। उसके बाद हमने देखा सेरेबेलम,
क्या देखा हमने? सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है जितने भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसको कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम के लिए हमने देखा हियरिंग, लिसनिंग का जो मैकेनिज्म है सेरेब्रम मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ब्रेन वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट वी हैव विच इज़ द थिन मिडल लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस। थिन मिडल लेयर, आपको पता है ब्रेन में 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है आउटर मोस्ट लेयर, एक होता है मिडल लेयर और एक होता है इनर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं डूरा मैटर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर डूरा मैटर। मिडल लेयर को बोलते हैं आर्कनॉइड और इनर लेयर को बोलते हैं पाया मैटर। तो आपसे मिडल लेयर पूछा है तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज आर्कनॉइड। Next, the amount of light that falls on retina is regulated by which of the following? लाइट जो आपके रेटिना पे पड़ रही है उसका रेगुलेशन, कि कितनी लाइट हमारे आइज़ में अंदर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, इस सब का रेगुलेशन कौन करता है? यहाँ पे आपका ये 20th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में आपके कितने स्कोर्स बने? सो लेंस, कॉर्निया, आइरिस और सीलियरी मसल्स। गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा बिकॉज आई एम नॉट वेल, स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू गाइज, एंड जो भी आप टॉपिक्स दे रहे हैं मैं उसे कवर कर रही हूँ। ठीक है, जीके में कल जीके का मॉक आएगा इसके बाद, एंड और जो जीके में इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने भी सोचा है दैट इज स्लोगन्स। ठीक है, तो स्लोगन्स वाला वीडियो प्रोवाइड करूँ कि नहीं, कि कौन से फ्रीडम फाइटर ने कौन सा इम्पॉर्टेंट स्लोगन दिया है। ठीक है, एक बार कमेंट में बताइएगा। सो या लेंस, कॉर्निया, आइरिस और सीलियरी मसल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आइरिस। ठीक है, आइरिस डिसाइड करता है कि कितना लाइट हमारे आइज़ के अंदर जाना चाहिए। आइज़ और आइरिस ऐसे याद कर लेंगे। और आइरिस जो है यही तो हमारा आई कलर भी डिसाइड करता है। ठीक है, आइरिस ही हमारा आई कलर भी डिसाइड करता है। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज नॉन एज व्हाट? कॉर्निया लेंस, फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकेंड मैं आई बनाने की कोशिश करती हूँ। व्हाट द हेल इज दिस? 1 सेकेंड, या इफ दिस इज योर आई। ठीक है, यहाँ पे आपका लेंस है, ये आपका कॉर्निया है। ठीक है, यहाँ पे बीच का जो एरिया है यहाँ पे एक चैम्बर होता है और एक पीछे का एरिया यहाँ पे एक चैम्बर होता है। तो आपसे इसका नाम पूछा गया है, इस चैम्बर का जो नाम है दैट इज एक्वस चैम्बर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पीछे का अगर आपसे पूछा जाता तो विट्रस चैम्बर कहते हैं। ठीक है, एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। Next we have ammonia is the main nitrogenous excretory material which is found in which of the following? आपको पता है एज अ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अमोनिया गिवन है, एक होता है आपका यूरिन 1 सेकेंड, या अमोनिया यूरिन विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस, और एक होता है यूरिया और वी कैन से यूरिक एसिड। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अमोनिया जो सिक्रीट करता है उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं, यूरिया जो सिक्रीट करता है उसे हम यूरियोटेलिक कहते हैं, एंड यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो आपसे पूछा है अमोनिया कौन सिक्रीट करता है? एम्फीबियंस, टर्टल्स, टेडपोल्स और रेप्टाइल्स। तो अमोनिया जो है ना मेनली एक्वेटिक एनिमल्स, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेडपोल्स। रेप्टाइल्स की बात करें तो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स। एम्फीबियंस, ह्यूमंस की बात करें तो यूरिन सिक्रीट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम मैमल्स you can first use the term urine for the fluid it contains? ठीक है, क्या होता है कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, बट किडनी में एग्जैक्टली पूरा का पूरा यूरिन कब बन जाता है, उस फ्लूइड को हम कब यूरिन कह सकते हैं? तो जब वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाए और कलेक्टिंग डक्ट में एक जगह पे कलेक्ट हो जाए वो फ्लूइड, तब हम उसे यूरिन कह सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे हम बात करें स्टार्टिंग में बोमेंस कैप्सूल की, तो बोमेंस कैप्सूल में भी उसमें बहुत सारे मिनरल्स लाइक NaCl, इलेक्ट्रोलाइट्स
एंड वाटर प्रेजेंट होता है, वो प्योर यूरिन नहीं होता है, तो हम यहाँ पे यूरिन नहीं कह सकते। फिर पीसीटी, डीसीटी, लूप्स ऑफ हेनले, इन सब में एब्जॉर्प्शन होते रहता है, तो प्योर यूरिन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी यूरिन नहीं कहते हैं। जब कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो यहाँ पे जो है प्योर यूरिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई भी उतना रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अबाउट 1% और वी कैन से 0.5% का रीएब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, यानी कि नेग्लिजेंस है, तो यहाँ पे हम यूरिन कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड। आपको पता है ये बोमेंस कैप्सूल है, इसमें अंदर ऐसे ग्लोमेरुलस है, तो एक जो होता है ब्लड वेसल अंदर की तरफ आता है और एक होता है जो बाहर की तरफ जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो अंदर की तरफ आता है ना, इस ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट एंड एफरेंट। तो आ रहा है तो ए से आना, ए से एफरेंट, ऐसे याद रखेंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, अंदर आना। और बाहर जो जा रहा था दैट इज इफरेंट आर्टियोल, ई से एग्जिट होता है, तो ई से इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड डज नॉट एंटर इनटू द नेफ्रॉन। कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है ब्लड का जो नेफ्रॉन में एंटर ही नहीं करता है। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, तो नेफ्रॉन में एंटर ही नहीं कर रहा है। कौन सा है, वाटर, प्रोटीन, यूरिन और प्लाज्मा प्रोटीन। तो आपको पता है वाटर तो ऑब्वियसली करता है, वाटर तो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, तो मतलब वाटर अंदर गया था। यूरिन फॉर्मेशन ही तो करना है, तो नेफ्रॉन में तो जाएगा ही। प्रोटीन का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो प्रोटीन भी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ब्लड में प्रेजेंट, वो नहीं जाता है, डू नॉट एंटर इन नेफ्रॉन, ठीक है। Next question we have, and this is loop of Henle takes part in absorption of, this is question number 26, ठीक है। loop of Henle जो है किसके एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, पोटाशियम, ग्लूकोज, वाटर और यूरिया। सो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि असेंडिंग लूप की बात की जा रही है या फिर डिसेंडिंग लूप की बात की जा रही है। तो आप पहले ऑप्शंस में देखिए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है ये किसका एब्जॉर्प्शन करता है, NaCl का। किसका करता है, NaCl का। और डिसेंडिंग जो है ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ पे NaCl तो गिवन ही नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ डिसेंडिंग का ऑप्शन गिवन है, दैट इज वाटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्लैरिफाई नहीं किया होगा कि असेंडिंग लूप है या डिसेंडिंग, तो NaCl और वाटर दोनों में से एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम किडनी। किडनी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ANF, एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन और एल्डोस्टेरॉन। तो किडनी से जो है एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, यानी कि RBCs का फॉर्मेशन होता है, एरिथ्रोपोएटिन उसे कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ रेनिन इज, रेनिन का फंक्शन क्या है, डीजेनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन, स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, टू रेड्यूस ब्लड प्रेशर और वेसोडाइलेशन, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ रेनिन क्या है कि हमारे पास जो एंजियोटेंसिन है ना, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है, ये काम होता है रेनिन का, तो डिग्रेडेशन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसके वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेड्यूस नहीं, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फंक्शन रेनिन का जो मेन काम है दैट इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ओके। नेक्स्ट वी हैव, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, वॉल्यूम ऑफ यूरिन कौन रेगुलेट करता है, वेसोप्रेसिन, aldosterone and ADH, aldosterone and ADH, okay, the options are repeated, and vasopressin and ADH। तो ADH and vasopressin दोनों एक ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही हार्मोन के नाम है, सिर्फ वेसोप्रेसिन नहीं होगा। द राइट आंसर इज एल्डोस्टेरॉन एंड ADH, ठीक है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों का काम क्या है कि जो भी फ्लूइड गया है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, वहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ठीक है,
तो वाटर जो है वापस आ जाएगा हमारी बॉडी में, जो लॉस होने वाला था, एंड हमें क्या मिलेगा, प्योर यूरिन ही मिलेगा, ठीक है। Next, the hormone that promotes reabsorption. This is the 30th question. The hormone that promotes reabsorption of water from glomerular filtrate is. जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो फिल्ट्रेट हमें मिला है, उसमें से वापस से रीएब्जॉर्प्शन करना वाटर का, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, कैल्सिटोनिन और रिलैक्सिन। सो अभी हमने डिस्कस किया 2 हॉर्मोन्स होते हैं, एक तो होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एंड दूसरा होता है वेसोप्रेसिन, जिसे हम ADH भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 31st question related to your breathing. So the volume of air breathe in and breathe out during normal breathing is known as which of the following. जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, हम लोग जो सांस नॉर्मली ले रहे हैं, नॉर्मली रिलीज कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू क्या होती है, 500 ml, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल जो हम एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो परसेंटेज है हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन कैरी करता है हेमोग्लोबिन, 90%, 98%, 23% और 73%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 98%। 98 कई बार 97 भी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो बाकी का जो 2 to 3% है वो किस फॉर्म में होता है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा करता है बाकी का ऑक्सीजन कैरी, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ हेमोग्लोबिन के द्वारा कैरी होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये जो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, ये जो चैप्टर्स है, मैंने करवा चुका है। बायोलॉजी का जो लिंक है पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स का, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके बायोलॉजी के जितने भी मैंने अभी MNS 2022 के लिए पढ़ाए हैं आपको, वो सारे आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच गैसेस मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विद द हेमोग्लोबिन ऑफ RBCs। ऑफ RBCs छोड़िए, हेमोग्लोबिन जो है HB, ठीक है, इसका सबसे अच्छा जो कनेक्शन है, बॉन्डिंग किसके साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ना ही ऑक्सीजन, बीच का, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इन दोनों से ज़्यादा टाइम्स अच्छी बॉन्डिंग कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज सरफेस इन द मेमेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैस एक्सचेंज थोड़ा थोड़ा सब जगह होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है, बट मेन कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, ब्रोंकस, एल्वियोलस, ब्रोंकाई और ट्रेकिया। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोलस, ठीक है। यहीं से मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर यहाँ से आपने देखा होगा प्योर ब्लड जो है, डबल सर्कुलेशन में भी एल्वियोलाई के पास ही प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होता है लंग्स में, ठीक है, एंड वहाँ से एक्सचेंज होने के बाद ब्लड प्योर होता है और फिर थ्रू पल्मोनरी वेन जाता है कहाँ पे, आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो एल्वियोलस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट लीव्स द लंग इन ह्यूमन इज मेजर्ड बाय। जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स से बाहर निकल जाता है उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, रेस्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर एंड मैनोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इजी पीजी क्वेश्चन, दैट इज स्पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट 70%, sorry guys, actually I'm not well right now, so yeah, about 70% of carbon dioxide is transported as। जैसा कि हमने देखा कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है 98% कैरी करती है, वैसे ही 70% कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है। ऑप्शंस देखिए, कार्बोनिक एसिड, डाइकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट और कार्बामाइनो कंपाउंड्स।
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बाइकार्बोनेट। तो 70% ऑफ दी जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन ह्यूमन ट्रेकिया। आपको पता है यहाँ पे ऐसे ट्रेकिया होता है और ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिवाइड होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये ट्रकिया की बात की जा रही है। ये जो है यहाँ पे अगर एयर नहीं भी होता है इस ट्रकिया में, ठीक है, तो भी ये कोलैप्स नहीं होता है। कोलैप्स मतलब ऐसे ऐसे पिचक नहीं जाएगा। ठीक है, ये तभी भी इसी स्ट्रक्चर में रहता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऐसा किस वजह से होता है? बोनी रिंग्स की वजह से, टर्जिड प्रेशर की वजह से, काइटिनियस रिंग्स की वजह से और कार्टिलेजिनियस रिंग्स की वजह से। तो या राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स। अगर पूरी बात कहें तो कैसी रिंग्स होती हैं? इनकम्प्लीट होती हैं, इस वजह से कार्टिलेजियस रिंग्स की वजह से ही ये कोलैप्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन मैमल्स द डायफ्राम बिकम्स। सांस जब हम लेते हैं तो आपको पता है नीचे डायफ्राम होता है, तो उसका शेप कैसा हो जाता है? डोम शेप्ड, रेज्ड हाईली, फ्लैट और स्टैटिक। तो उसका शेप जो है फ्लैट हो जाता है। जब सांस हम ले रहे हैं तो फ्लैट हो जाएगा, एंड जब हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं यानी कि सांस छोड़ रहे हैं तो डोम शेप्ड हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है छोड़ते हैं तो। यू कैन ट्राई इट प्रैक्टिकली राइट नाउ। सांस लीजिए तो फ्लैट और छोड़ देंगे तो डोम शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन CO2 concentration in blood increases breathing becomes। जब CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्रीदिंग में क्या चेंजेस आएंगे? सांस लेने में क्या चेंजेस आएंगे? स्लो हो जाएगा और डीप हो जाएगा, फास्टर एंड डीपर, शैलो एंड स्लो, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग। तो CO2 कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली जब CO2 बढ़ेगा तो इफेक्ट तो होगा। तो ऑप्शन डी तो आप हटा दो, नो इफेक्ट हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल है इसका रनिंग, अगर हम कोई भी रेस करते हैं या रनिंग करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? हम फास्ट सांस लेते हैं और डीपर सांस लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फास्टर एंड डीपर। ठीक है, यहाँ आपके ये 39th क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव 40 क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दैट इज, आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकेंड्स ड्यू टू। अगर हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, ये सब आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, अभी कीजिए। अगर हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हम थोड़े देर के लिए ना रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए, ओके, जस्ट फॉर 2 to 3 seconds, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? मोर कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में, इसीलिए मोर ऑक्सीजन है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड है और लेस ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो हमने अभी देखा कि हम सांस से ज़ोर ज़ोर से लेने लगते हैं, तो ज़्यादा नहीं है, कम है, इसीलिए हम आराम से सांस ले रहे हैं। तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। 10 more questions left, right? The part of nephron इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? दैट इज PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। सो इट्स ओके, द आंसर्स आई स्लिप्ड आउट फ्रॉम माई टंग, दैट इज ऑप्शन बी, PCT। मैंने आंसर पहले ही बोल दिया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, PCT में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो आपसे मैंने वहाँ पे पूछा था लूप ऑफ हेनले में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो वहाँ पे NaCl और वाटर में हमें देखना था। ठीक है, बट यहाँ पे आपसे असेंडिंग पूछा है, आपको मेंशन है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग होता है। तो असेंडिंग के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो ऐसे, ये ऐसे होता है ना U शेप का, तो जो नीचे की साइड जा रहा है दिस इज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। ठीक है, तो इम्परमिएबल होता है वाटर के असेंडिंग लिम्ब। नेक्स्ट वी हैव यूरिकोटेलिक
मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन? यूरिकोटेलिक। ये किस में मिलता है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, बोथ ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था यूरिक एसिड पास करना है तो रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं कि ऑप्शन ए देखा एंड टिक कर दिया, नहीं, बाकी ऑप्शंस भी देखना है। तो ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जो कि क्रॉनिक इलनेस या क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब जो लंबे टाइम तक चले, कई बार लाइफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। तो या डायबिटीज़, ये भी क्रॉनिक है। और ऑपोजिट क्या होता है? एक्यूट डिसऑर्डर, जो कि कुछ टाइम तक ही रहता है, लाइक कॉमन कोल्ड कुछ टाइम तक ही है, तो एक्यूट। ठीक है, तो बताइए क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा होता है? अस्थमा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, सिरोसिस और एम्फाइसीमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एम्फाइसीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, जब आप सांस रोक लेते हो, वाइल नहीं आएगा, विच गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। मतलब आपने सांस रोक लिया तो अब आपको रुका नहीं जाएगा ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ऐसे ना आपको सफोकेशन होने लगेगा, मन करेगा सांस लेने का। तो किसकी वजह से होता है ये? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन और राइजिंग ऑक्सीजन। तो आपको बता दें, ऑक्सीजन तो बढ़ेगा नहीं, सांस नहीं ले रहे तो ऑक्सीजन तो कम ही होगा, ये हट गया। दूसरा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम तो होगा नहीं, ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होता है और बढ़ता कौन है? CO2। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस हट गए। जो होता है ना CO2 की वजह से होता है, आप ऐसे याद रखो। तो ऑप्शन सी कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसीलिए हमें अर्ज होती है सांस लेने की, अर्ज टू ब्रीथ। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? 10th सितंबर, 16th सितंबर, 9th सितंबर और 2nd सितंबर। So the right answer is option B, that is 16th September. 2nd September, it's my birthday. Okay, next, hormones secreted by the placenta to maintain pregnancy. कौन कौन से hormones होते हैं जो placenta secrete करता है? There are lots of hormone. ठीक है, HCG, HPL होगा, estrogen भी होता है, progesterone भी होता है। ऑप्शन डी, all of these is the answer. ठीक है, नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है, लीव्स है, स्टेम है और सीड है। तो स्वीट पोटैटो जो है आपका रूट है। रूट में भी कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा रूट है, फाइब्रस है या फिर क्या है, तो आप बोलोगे एडवेंटिटियस रूट है। ठीक है, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन, अगेन ब्रेन पे क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन एंड कंटेम्पेशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए, कंटेम्पेशन करने के लिए और लैंग्वेज के लिए कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस देखिए, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर इज सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। और हमने सेरेब्रम क्या देखा था? हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? शार्क, ब्लू व्हेल, रिवर डॉल्फिन और सील। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन जो है कहाँ पे मिलती है अगर पूछे तो बिहार में एक प्लेस है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर डॉल्फिन सेंचुरी है वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जया एंड रत्ना आर सम ऑफ द डेवलप्ड वेराइटी फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था तो जया एंड रत्ना जो है ये एक वेराइटीज़ है जो कि उस टाइम पे फॉर्म हुई थी। तो ये किसकी वेराइटीज़ है? वीट, राइस, कॉलीफ्लावर और बार्ले। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राइस। चावल की ये दोनों वेराइटीज़ हैं, जया एंड रत्ना। वीट की वेराइटी है सोनालिका, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ठीक है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सो या ये हमारा 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आए प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।
ओके एंड आपको ये मिनी मॉक कैसा लगा, दिस आइडिया इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन और नॉट। एंड बायोलॉजी का जो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है वो भी मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग, कमेंट डाउन कि आपके कितने मार्क्स आए। शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस 2022 and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing mini mocks. Thank you so much. Keep supporting. Bye bye.